हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम बात कर रहे हैं आपसे यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर है प्रीलिम्स का। तो आज हम यूपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के आते हैं और कौन से टॉपिक से, आज हम उससे बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको घटना चक्र के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो ये हमारा पेपर फिफ्थ है, फिफ्थ का 5वां संस्करण। अब हम बात करेंगे कि चैप्टर फर्स्ट कि उत्तर प्रदेश का इतिहास एवं कला संस्कृति, मतलब जो हमारे यूपी का जो एवं कला एवं संस्कृति है, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और फ्रेंड्स, हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, उसके बारे में हम देखेंगे। यूपी से रिलेटेड एंड हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगरों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये ऐतिहासिक परिचय है, आप इसको देखिएगा। जैसे कि मैंने इसमें ज़्यादा आपको खास लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी पढ़ना है कि मैं यूरोप, एशिया व मध्य पूर्व के अनेक देशों में गया हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ये ऑलरेडी डिटेल से पढ़ना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार विस्तार से दिखा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कंप्लीटली करें। ये ऑलरेडी एक परिदृश्य है, परिदृश्य इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य, हम यहाँ से आपका जो भी स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यूपीपीसीएस के मेंस में, जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप बता सकते हैं एनी डाउट, एनी कोई क्वेश्चन हो तो। ओके फ्रेंड्स, मुझे यूपी से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती है वो मैं आपके सामने लेके आती हूँ। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विशेषताएं क्या होती हैं उत्तर प्रदेश की। फ्रेंड्स, यूपी से रिलेटेड एग्जाम है तो हमें यूपी के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति एंड उसकी राजधानी स्थापना, कौन क्या कैसे। ठीक है, अब हम इसके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फर्स्ट कि क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र फैला हुआ है। ओके, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। और भारत के और जो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा जो क्षेत्रफल है वो इतना बैठा हुआ है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है भौगोलिक कुल, और बाकी जो आप देख सकते हैं भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि में आपको दोनों तरीके से वर्ग किलोमीटर के आधार पर देखने को मिलता है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.33%। एंड भारत की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो जो नंबर 1 पे आता है वो है राजस्थान, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र एंड फोर्थ दृष्टि के स्थान पर हमारा चौथे नंबर पर है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं देशांतरीय अक्षांतरीय। आप देख सकते हैं, आप मैप द्वारा देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा कि अक्षांशीय विस्तार 23.52 से लेकर 31.28 उत्तरी अक्षांश है। एंड देशांतर आप इनको देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। समीपवर्ती देश नेपाल सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला, जो सबसे अधिक राज्य को स्पर्श करता है उसे हम सोनभद्र कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्थापना, नामकरण एवं राजधानी। स्थापना, नामकरण, राजधानी। स्थापना 24 जनवरी 1950 को, पुनर्गठन जो दोबारा हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और जो विभाजन हुआ था हमारे देश का वो 9 नवंबर 2000 को देखने को मिलता है। 9 नवंबर 2000 के उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तराखंड के पृथक राज्य के रूप में उदय किया गया था। आपको क्लियर है ये, और ब्रिटिश भारत में नामकरण किया गया था। अब हम बात करेंगे जो ब्रिटिश भारत के जो नामकरण किए गए थे उनको देखते हैं। जैसे कि पश्चिम प्रांत 1834 ईस्वी के पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। ओके, आपको पता है कि ब्रिटिश भारत का जो नामकरण किया गया था, फर्स्ट है कि पश्चिम प्रांत 1834 ईस्वी के पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1836 में, और 1877 में उत्तर पश्चिम
प्रांत आगरा एवं अवध। 1836 में आपको जो प्रांत के नाम थे वो इस नाम से जाना जाता था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ओके, जो इनका नामकरण है वो इन नामों से हुआ था। और 1937 में संयुक्त प्रांत था। और अब हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नामकरण से इसको प्रदर्शित किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रदेश की राजधानी एवं मुख्यालय कहाँ पर है। आगरा 1836 से 1858 ईस्वी तक। अब हम बात कर रहे थे कि आगरा के 1836 से 1858 तक जो मुख्यालय या राजधानी रही थी वो इतने से इतने तक रही थी। अब इलाहाबाद प्रयागराज सेकंड है। इलाहाबाद और प्रयागराज 1858 से 1925 तक थी। अब जो राजधानी है वो लखनऊ वर्तमान में 1925 से वर्तमान में अब तक 2025 तक है। फ्रेंड्स, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें यूपी के बारे में डिटेल से जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी भाषा है, विशेषता है, प्रशासनिक राजनीतिक विशेषता है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि भाषा हिंदी, उर्दू और एंड अंग्रेजी। ओके, उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। मंडल कितने हैं? 18 एंड जनपद 75 और नगर व कस्बे 689 और विकास खंड 826, नगर निगम 17। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80। आप देख सकते हैं 80। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य 31 एंड उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य 403। ओके, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो 403 हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद 100 हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं अन्य फसलें, गेहूं, चावल, जौ, मूंग, अरहर, आम। फल जो है आम है, हस्तलेख। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके लिए यूपी में कितना इम्पोर्टेंट एंड क्या क्या होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ भी एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जानकारी होगी। आप इनको एक बार नज़र डाल सकते हैं। आपातकालीन संपर्क, पुलिस का 112 एंड आप इनको तो अच्छे से जानते ही होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए बताती हूँ विद हेडिंग से। आप इसको पढ़ें तो अच्छे से पढ़िएगा विद इसकी जो टू दी पॉइंट है। ओके, जैसे कि मैं आपको कवर करा रही हूँ तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए बता दूंगी। जैसे कि देखें, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। जैसे कि फर्स्ट, उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं अपितु भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतिरूप है। ओके, जो हमारा यूपी है एक भारतीय संस्कृति व जीवंत प्रतिरूप कहेंगे। मानवीय सभ्यता की जड़ ये उस काल तक जाती है जब मानव ने चौपाई से दो पाए बनाने का सफर अभी शुरू ही किया था। यूं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विविधताओं से परिपूर्ण है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारा इतिहास है भौगोलिक दृष्टि से हम उनको 3 प्रकार से आपके सामने बांटेंगे। जैसे कि फर्स्ट है प्राग ऐतिहासिक काल। ये वह काल है जिसके संबंध में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। एग्जाम्पल फॉर पाषाण काल। ओके, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिसमें संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है किंतु वह या तो पढ़ी नहीं जा सकती या वे उस समय ना लिखी जाकर बाद में लिखी गई हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सदैव सभ्यता एवं वैदिक काल आदि। ऐतिहासिक काल थर्ड पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप इस पे फोकस करें।
ऐतिहासिक काल थर्ड की ऐतिहासिक काल का वह काल जिसमें संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती हैं एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल, मौर्य काल आदि। प्रस्तुत अध्ययन में हमें उपयुक्त काल विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहासों का अध्ययन करेंगे। ओके, अब हम फ्रेंड्स आपको अब शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी, आप इसको फुल डेफिनेशन करिएगा। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम कितने तरीकों से इनमें डिवाइड करेंगे, जैसे कि अब हम इसको देखते हैं इसकी सारणी को। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल फर्स्ट पुरा पाषाण काल 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, और जो थर्ड है नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ओके, जो प्राग ऐतिहासिक काल था हमने उनको 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों को जो पुरा पाषाण काल है हम उसके डिवाइड को देखेंगे। जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, और सेकंड है कि मध्य पुरा पाषाण काल से 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ओके, इसके जो डिवाइडेशन है उनको कंप्लीट करें। और उच्च पुरा पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अब आप देखेंगे इनके डिवाइडेशन को, इनको देखिएगा। पुरा पाषाण काल के बारे में हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ओके, हमारे जो पॉइंट पूरे हुए तो आप पुरा पाषाण काल क्या है इसको डिटेल से आप खुद पढ़ेंगे। ओके, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ओके, मैंने आपको इनके जो बारे में बताया था वो आपको क्लियर कर दिया है कि मध्य पाषाण काल में लेखिया, चैपोनी मोंडा, महादहा, दमदा, ये आपको इस तरीके से आपकी जो नवपाषाण कालीन संस्कृत की विशेषता है इनके बारे में आपको देखना है। एंड नवपाषाण काल, इनकी जो विशेषता है इनको भी देखिएगा। ठीक है, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। मेहरागढ़। ओके, अब हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये टू द पॉइंट है, आपको इन्हें कवर करना है। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में 2 ऐतिहासिक काल हुए थे, हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। इनको आप फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स के रूप में इनके नोट्स बनाइएगा। ओके, उत्तर प्रदेश में सदैव सभ्यता। ओके, इसके बारे में आप पढ़िएगा, मैं आपको नोट करती जा रही हूँ। और उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल जैसे कि अलमगीरपुर, हुलासा, मांडी उत्तर प्रदेश, ये मुजफ्फरनगर में देखने को मिलता है। और ये आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देखने को मिलेगा। अलमगिरी यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर बसा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको ओनली इनके शॉर्ट टू द पॉइंट, एक टू द पॉइंट में इनको कवर करना है। ओके, आप इनको देखते चलिएगा कि मैंने आपको जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है। ओके, अब हम बात करते हैं शोध गवन। ये आपको ऑलरेडी नोट आपको एक बार पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा है तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में महापाषाण ये संस्कृति, महापाषाण शब्द अंग्रेजी में मेलिलाइटिक शब्द का पर्याप्त है। फ्रेंड्स, आप इसको पढ़िएगा। एंड जो महापाषाण समाधि स्थल के प्रमुख 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार हैं फ्रेंड्स, आपको क्लियरली दिखे, आप देखें और मुझे बताएं। एनी डाउट, एनी कोई क्वेश्चन हो आपको, जैसे कि कक्षयुक्त सावधान से जुड़े महापाषाण, और कक्ष विहीन सावधान वाले महापाषाण, और कब्र से रहित महापाषाण। आपको 3 प्रकार के महापाषाण समाधि स्थल के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ओके, प्रकार पहला, डलमैन पत्थर की मेज, टोपीदार पत्थर, कुडाई काल, एम्ब्रोल स्टोन। ओके, आपको कक्षयुक्त समाधान है उनको आपको ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। और कक्ष विहीन, कार्यन सर्किल या स्तूपाकार ढेर, मणिहार, अत्यष्ट कौशल से युक्त पोषण तक। आप देखेंगे इनको आपको 3 समाधि के रूप में 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको ये समाधि स्थल थे उनके बारे में बात किया। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश स्थित प्रमुख उत्खनित स्थल। पहला काकोरिया,
वाराणसी मंडल में चंद्रप्रभा घाटी पर स्थित है ये। ओके, नेक्स्ट है कि विनोमिलिया वेहरोड, विनोमिलिया मिर्जापुर में स्थित ये इस स्थान से अधिपक लाल मृदभांड लेडवेयर काले लाल मृदभांड हमें देखने को मिले थे। ओके, और आगे देखते हैं कोटियां प्रयागराज की वोलन घाटी में स्थित है। ओके, आप देखेंगे इनको। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वैदिक सभ्यता। इसको पढ़िएगा, पूरा नोट डाउन करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ा भी दूंगी तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसको पढ़ें टू द पॉइंट, इसके एक बार आप इसको फेल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोहा युग। फ्रेंड्स, मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसको मार्कर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में लोहा युग। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अंतरजीखेड़ा से प्राप्त है। ये प्रांत लोहा उपकरण के रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है। ये कि उपकरण पिटवा लोहे से बना होता है, जिनके लिए कच्चे माल संभवतः आगरा व ग्वालियर के मध्य स्थित पठारी भागों में प्राप्त होता है। जो लोहा होता है ऐसा वो इन जिलों में देखने को मिलता है। अब हम इनके क्रम के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में मेरठ के जिले हस्तिनापुर, अल्हापुर, आलमगीरी, बरेली के आहाक्षेत्र, मथुरा के खेलौव एवं श्रावस्ती आदि स्थानों में लोहे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हम इनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप वो देखिएगा और इनके बारे में जानकारी एकत्रित किएगा, क्योंकि हमें यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर हैं, उनमें हमें देखने को मिला है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से करने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल के उत्तर प्रदेश के महाजनपद काल। फ्रेंड्स, हमें महाजनपदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जो महाजनपद थे काल कौन सा था, उनके बारे में हम आपको देखते हैं। जैसे कि जनपद से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से था जिनकी पराधि में ग्रामीण के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में भी सम्मिलित है। ओके, ध्यात है कि ऋग्वेद काल में जन का तो उल्लेखित मिलता है किंतु जनपद का नहीं मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे सीधे इनके पॉइंटों पर कि इन 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा का माहौल था, जिनमें से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में थे, जो अंतर्गत निकाय के अनुसार इनका विवरण निम्नलिखित है। फ्रेंड्स, आप इसको जो पढ़िएगा, ये वाला मैंने आपको पॉइंट छोड़ दिया है, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये और बाकी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मैं उनको कवर कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि काशी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। प्रारंभ में ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ओके, इसकी राजधानी वाराणसी वरुण एवं अरसी नदी के मध्य स्थित है। ओके, और ये गुतली जातक के अनुसार वाराणसी 12 योजनाओं क्षेत्रफल में विस्तृत थी। ओके, काशी आप जो एक पहला महाजनपद है। सेकंड पॉइंट है कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा देवोदासी ने की थी। क्लियर आपको? और आगे आप जो पॉइंट को इनको कवर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड बात करते हैं। सेकंड महाजनपद कौशल। सरयू नदी द्वारा 2 भागों में विभक्त कौशल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिण भाग में राजधानी कुशावती या संकेता थी। ओके, जिसमें से श्रावस्ती उच्च राप्ती नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है आपको? कौशल महाजनपद की काशी महाजनपद की कड़ी प्रतिनिधित्व थी। ओके, रामायण काल का कौशल की राजधानी संकेत अयोध्या थी। इसके अतिरिक्त सत्योद, उपकंठ तथा कंठगिरी आदि ये यहाँ के अन्य नगर हैं। आप इसको भी सारे पॉइंट को क्लियर करिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड महाजनपद वात्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि प्रयागराज तथा कौशाम्बी जिले के समीपवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। ओके, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के गंगा नदी में बाढ़ में बह जाने के पश्चात क्रूर वंशीय राजा निश्चय द्वारा अपनी राजधानी कौशाम्बी स्थानांतर की थी। ओके, क्लियर है आपको? मैं आपको इससे मार्कर कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से क्लियरली इसको समझ पाएं कि वात्स्य की राजधानी कौशाम्बी जिले के समीपवर्ती क्षेत्र मत्स्य पुराण एवं वायु प्रपाषण काल गंगा नदी के बाढ़ में बह जाने के पश्चात हुई थी। ओके, क्लियर है आपको? और आप इसके सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करिए एंड पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, कुरूर।
कुरुल महाजनपद का विस्तार वर्तमान में मेरठ में, उत्तर प्रदेश के दिल्ली एवं हरियाणा के थानेश्वर आदि भागों में है। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य का भाग था। ओके, आपको फ्रेंड्स मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको मार्कर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें एंड आपको समझने में परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, शूरसेन। महाजनपद की राजधानी मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है शूरसेन। ओके, और महाभारत में पुराणों के अनुसार शूरसेन युद्ध वंशी शासक द्वारा शासित थे। कृष्ण भी इसी कुल से संबंधित थे। ओके, क्लियर है, जो हमारे कृष्ण थे वो भी इसी कुल से संबंधित थे, तो आप इनको देख सकते हैं। आगे के पॉइंट हैं उनको अच्छे से आप नोट करिएगा, मुझे जो खास खास पॉइंट लगते हैं मैं उनको नोट डाउन करती हूँ। 6 है कि पांचाल। महाभारत जातक साहित्य एवं दिव्य वादना के अनुसार पांचाल महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी आहे चित्रथा या छत्रवती थी, वहीं दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिले थी। कन्य कब्ज कन्य नगर इस महाजनपद का भाग था। ओके, आप इसको नोट डाउन करिएगा। छठा महाजनपद। 7वां है मल्ल। महाजनपद के 2 भागों में विभाजित था, जिसमें से एक की राजधानी कुशीनगर व दूसरे की राजधानी पावत थी। ओके, क्लियर है आपको। 7 महाजनपदों को हमने क्लियर किया और विद इनके डेटा के साथ में। अब हम बात करते हैं 8 जो हमारे यूपी में है। चौदी राज्य के ऋग्वेद जीतने की प्राचीन माना जाता था, मतलब जो 8वां हमारा महाजनपद था उसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स हमने इनको एक जगह पे विस्तार से इनकी जो सारणी है इनको देखेंगे कि क्रूर की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास स्थित है। वर्तमान में स्थिति मेरठ दिल्ली व थानेश्वर। पांचाल की आहे क्षेत्र बरेली के पास रामनगर, बदायूं बरेली एवं फरुखाबाद। काशी वाराणसी समीपवर्ती क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती और आधुनिक जो वर्तमान में है अयोध्या श्रावस्ती वाराणसी में देखने को मिलेगा। 5वां वत्स कौशाम्बी जिले में प्रयागराज में। चौदी शक्तिमती, ओके, संभवतः बाद के पास में। बुंदेलखंड क्षेत्र में मल्ल, काशीनगर, देवरिया जो अभी वर्तमान में है। शूरसेन मथुरा एवं ब्रजमंडल के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन गणराज्य। इनको देखिएगा। कपिलवस्तु के साक्ष्य। सेकंड पिल्ला लेवना के मैरियम मौर्य। सेकंड। अब हम थर्ड पे देखेंगे। अब हम इसका जो थर्ड पॉइंट है इसको देखेंगे कि प्राचीन गणराज्य में कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के काशीनगर जिले में स्थित है। ओके, और काशी से की जाती है स्थित है। रामायण में मल्ला की उत्पत्ति लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ला से मनाई गई थी। ओके, ध्यात्व है कि कुशीनगर स्थित एक सालवन में ही महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर। ओके, क्लियर है आपको। 4th है रामगिराम के कोलिया एवं पावा के मल्ला, केश पुत्र के कलाम, सुमर के मग। आप इनको देखेंगे कि इनके जो गणराज्य प्रमुख गणराज्य थे उनके बारे में बात किया है। फ्रेंड्स, जो हमारी सारणी है टेबल होती है उसमें हम इसको क्लियरली कंप्लीटली कर लेते हैं। जैसे कपिल वस्तु के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं वर्तमान में? सिद्धार्थनगर में। पिपलेवन के मौर्य गोरखपुर क्षेत्र में। कुशीनारा के मल्ला कुशीनगर क्षेत्र में। केशपुत्र की कलम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। रामगिराम की कोलिया गोरखपुर क्षेत्र में। पावा के मल्ल फिरजिल नगर क्षेत्र में। सुमर के मग्र यमुना एवं सोन के मध्य देखने को मिलेंगे। क्लियर है आपको? ओके, अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय एवं उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के बारे में आपको इसको कम्प्लीटली कवर करना होगा कि बौद्ध धर्म का उदय विकास उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान से हुआ है। स्वयं गौतम बुद्ध का जन्म शकल गणराज्य से हुआ था। शाक्य जो कि कौशल महाजनपद में स्थित है। गौतम बुद्ध की माता जन्म देवदहा में हुआ था, जो कि महाराजागंज की नेपाल सीमा पर ठुट्रीवारी में स्थित है। फ्रेंड्स, आप इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुमर, 8वें कौशाम्बी, 9वें कपिलवस्तु,
15वीं श्रावस्ती कुल 21 में भी वर्षवास व्यतीत किया था। 21 वर्ष में वर्षवास व्यतीत किया था। श्रावस्ती के समीप जंगलों में उन्होंने उंगलीमाल को अपना शिष्य बनाया था। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके ये भी और सभी को नोट करें। ओनली आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको इसको ज़्यादा क्लियर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की भस्म वेश पर निर्मित उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूप। उत्तर प्रदेश में जो स्तूप स्थित है उनके बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, रामभर स्तूप कुशीनगर, पहला मल निर्मित, और दूसरा पावामल रामग्राम स्तूप रामग्राम कोलिया में। चौथा है पिपरावा स्तूप कपिलवस्तु शाक्य। पांचवा है आगरा स्तूप पिल्लवालीवन मेरिया। आप इनको देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध अष्ट महास्थान, जो इनके महास्थान है उनको देखेंगे। सरनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सरनाथ अन्य प्राचीन नाम ऋषि पतन 500 ऋषियों का निवारण स्थल है। ओके, क्लियर है आपको। सेकंड है कुशीनगर, ये महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ के माथा कुंवर कोट से बुद्ध की शस्त्रशीन मूर्ति हुई है। लगभग 1.6 मीटर लंबी चुनी गई थी, वो भी बालुआ पत्थर से। थर्ड है संकीशा, मतानुसार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। ओके। चौथा है श्रावस्ती, बुद्ध द्वारा यह महाचमत्कार किया गया था जब उन्होंने एक ही दिन में आम के पेड़ को अंकुरित किया। ये आपको काफी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इनको आप कवर करिएगा। ये उत्तर प्रदेश के महास्थल हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, बड़े। ओके, अब हम उत्तर प्रदेश के स्थित प्राचीन विहार स्थित। फर्स्ट, पूवाराम विहार, निर्मात दानकर्ता विशाखा एवं स्थिति श्रावस्ती। दूसरा, जैतवन विहार, अन्यथा पिंडिका श्रावस्ती। निग्रो धर्म विहार, निग्रो श्रावस्ती। मल्लिकारम विहार, मल्लिका श्रावस्ती। घोषित राम विहार, श्रेष्ठ घोषित कौशाम्बी। छठा, पावरिका राम विहार, पावरिका कौशाम्बी। धर्म चक्रिजन विहार, कुमारी देवी गढ़वाली शासक गोविंद चंद्र की रानी। ये सरनाथ आप देख सकते हैं जो प्राचीन बिहार में स्थित हैं, उनके बारे में हमने आपसे बात किया है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म एवं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उसकी दृष्टि से उसको देखेंगे, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसको आप पढ़िएगा। ओके, अब हम इसके जो मेन है, उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रमुख जैन तीर्थकर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, ऋषभ नाथ, ये प्रथम थे, अयोध्या में इनका स्थान है। दूसरा है अजीतनाथ, दूसरे अयोध्या जो जैन तीर्थकर थे। ओके, और सेकंड फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मैं ओके आपको क्लियरली दिखाई देगा। चौथा है, तीसरा है शुभम नाथ, तीसरे श्रावस्ती, ये चौथे तीर्थकर थे। पांचवें सुमित नाथ, पांचवें अयोध्या। छठे प्रदम प्रभा, छठे कौशाम्बी में इनका स्थान है। सातवां सुपर्श्वनाथ, सातवें तीर्थयांकर और वाराणसी में इनका स्थान है। आठवां चंद्रप्रभा, वाराणसी। नवा पुष्पदंत कंकदी देवरिया। 10वां शेषाननाथ, 11वें वाराणसी। अनंतनाथ, 14वें अयोध्या में इनका स्थान है। 12वां शीतनाथ, 16वें हस्तिनापुर मेरठ में है। 13वां कुथिनाथ, 17वें तीर्थंकर हस्तिनापुर। चौथा है अरनाथ, हस्तिनापुर में स्थित है। 15वां अरिष्ट नेमी, 22वें सौरपुरी आगरा में है। 16वें पार्श्वनाथ, ये 23वें वाराणसी में इनका स्थान था। और जो हमारे 24वें तीर्थयांकर महावीर स्वामी हैं जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव है। 23वें तीर्थयांकर ये हैं, और 24 में हमारे आप इनको देखेंगे कि 24वें तीर्थयांकर महावीर स्वामी जो उत्तर प्रदेश में इनका काफी प्रभाव है। और यहाँ उत्तर प्रदेश प्रभाव की व्रजभूमि में श्रावस्ती में वर्षवात व्यतीत किया। क्लियर है आपको? जैन से रिलेटेड आपको एक एक जानकारी क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शैव, विष्णु एवं शक्ति धर्म। इनको नोट डाउन करते चलिएगा।
ओके, ओनली इनको पढ़ते चलिएगा। ओके, मौर्य काल इनको देखेंगे। सॉरी, मैंने इसको जूम कर दिया था। जो अब हमने इनके जो धर्म के इनके बारे में पढ़ेंगे और आप मौर्य काल के बारे में इसको क्लियरली डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मौर्य काल। फ्रेंड्स, ये काफ़ी विस्तार से है, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिएगा एंड इसको आप जूम करके इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन करें। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है यानी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के शासनकाल गुप्तकालीनी। प्रयाग प्रशस्ति देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्तर काल, इनको देखिएगा इनके आधार पर एंड यहाँ से आपको एक एक पॉइंट इसका जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीटली कवर करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में गढ़वाला व चंदोल वंश। ये भी आपको अच्छे से कवर ही हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास। अब हम बात करते हैं इसके मध्यकालीन इतिहास। उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत दिल्ली सुल्तान से होती है, जिस पर कुल 5 वंश ने शासन किया। उत्तर प्रदेश इन सभी वंश के शासन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। इन वंशों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। ओके, अब हम इनसे बात करेंगे कि कौन कौन से फर्स्ट दिल्ली के सुल्तान प्रमुख वंश: गुलाम वंश, खलीजा वंश, तुगलक वंश एवं लोधी वंश, शौर्य वंश। ये हमारे 5 वंशज हैं जो उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन की शुरुआत में स्थित थे। आप इनको देखिएगा, इनकी डेफिनेशन। फ्रेंड्स, अब इसको आप विस्तार से इसके जो पॉइंट बाय पॉइंट इनको क्लियर करिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मुगल काल। फर्स्ट जैसे कि बाबर, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम युद्ध में पराजित कर जारीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ओके, इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत प्रथमतः मध्य एशिया तुलगम युद्ध पद्धति तथा उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। विजय के पश्चात बाबर ने आगरा को अपना केंद्र बनाया। बाबर, हुमायूं एंड अकबर के बारे में तो आप अधिक जानते हो कि हुमायूं की मृत्यु के बाद पश्चात अकबर बैरम खां के संरक्षण तत्व में बादशाह बने थे। ओके, आप इनको यहाँ पे मैं जूम किया था ना मैंने ये। ओके, बाबर एंड हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे एंड अकबर के बारे में आप इसको हुमायूं के बारे में बात करने के बाद आप इसको अकबर के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट है जागीर औरंगजेब। जो क्या था, मुगल काल के जागीर एवं औरंगजेब, शाहजहां औरंगजेब, आपको ये इनको अच्छे से क्लियर कर देना है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले अकबर कालीनी प्रमुख यूरोपियन यात्री: पहला रल्फ किच, जॉन मेल्डन हॉल, ईसाई मशीनरी। ओके, ये हमारे तीन नेम हैं, इनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, इसको नोट करें, पढ़ें। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनको देखिएगा। एंड 1857 की क्रांति एवं उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आप इसको विस्तार से कंप्लीटली करिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, मैं उनको आपको एक बार डिटेल से बता देती हूँ। फर्स्ट कानपुर, भारतीय नेता नाना साहेब तत्य टोपा, ब्रिटिश सैन्य नेतृत्वकर्ता कैंपबेल। ओके, सेकंड इलाहाबाद प्रयागराज, मालवी लोकिता अली, ये भारतीय नेता और जो ब्रिटिश सैन्य स्थित थे कर्नल नील। चौथे हैं फैजाबाद अयोध्या, इनकी जो भारतीय नेता मालवी अहमदुल्ला और जो ब्रिटिश सैन्य थे ब्रिगेडियर नील जनरल रोनाल्ड। चौथा है बरेली, खान बहादुर खान।
और जो ब्रिटिश सैन्य थे, कालिनी कैंपवेल, विसेट आयर। फिफ्थ मथुरा देवी सिंह, ब्रिगेडियर जनरल नील। चौथा है लखनऊ, फिर सिक्स लखनऊ बेगम हजरत महल, कालिंग कैंपवेल। सातवां फतेहपुर आजिमुल्ला खां और जनरल रोनाल्ड। आठवां है झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हैरोज। अब हम बात करेंगे कि विद्रोह की असफलता के कारण कौन कौन से राष्ट्रीय भावना का अभाव, योग नेतृत्व का अभाव, विद्रोह का सीमित स्वरूप, अधिकांश देशी नरेश द्वारा आयोजित का साथ देना, संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्यों की कमी, व्यापक जन समर्थन का अभाव एवं अंग्रेजों की बेहतर संचार व्यवस्था, उदाहरण जैसे तार प्रणाली तथा मजबूत सरहद प्रणाली, अंग्रेजों द्वारा कुशल सैन्य संचालन। ओके, आप इनको देखेंगे, क्लियर करिएगा कि विद्रोह की असफलता किस लिए हुए थे, विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, उनको देखिएगा। अब हम बात करते हैं 1857 विद्रोह के लिखित प्रमुख पुस्तकें। फर्स्ट, द इंडियन वार फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857,